नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस फैसले के बारे में जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा है, विशेषकर मुंबई महानगर पालिका की, उसका चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। कई राजनीतिक विश्लेषक इसकी आलोचना कर रहे हैं कि वह कांग्रेस जो बिहार में गठबंधन में रहकर मात्र 6 सीटें जीत पाई, वो कैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। अब सीधा सवाल है कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा और आपसे भी कुछ सवाल मैं करूंगा जिसका जवाब आप प्लीज दीजिएगा। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जब जुड़ते हैं ना, तो संवाद एक तरफा नहीं होता बल्कि दो तरफा होता है। सीधा सवाल है मेरा, देखिए, मुंबई महानगर पालिका जहां पर कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी तो 82 सीटें जीती थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी आज कितनी मजबूत है महाराष्ट्र की राजनीति में कहने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कांग्रेस मात्र 31 सीट पर जो है वो सिमट गई थी। तब 2025 में कांग्रेस पार्टी ने वहां अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया? सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस को वहां गठबंधन जो जिसे आप कहते हैं ना कि महाविकास आघाड़ी, ठीक है, महाविकास आघाड़ी MVA, कौन कौन है वहां पर गठबंधन में? कांग्रेस पार्टी, NCP, शिवसेना और MNS। अब सीधा सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शिवसेना और MNS की पहचान क्या है? शिवसेना और MNS की वहां जो पहचान है मुस्लिम विरोधी संगठन का और गैर मराठियों पर हमला करने वाली MNS। और इसके खिलाफ अगर सबसे मुखर विरोधी अगर कोई शिवसेना और MNS का रहा है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का रहा है, तो वह है दक्षिण भारतीय समूह। उतना ही नहीं, दक्षिण भारतीय नहीं, आप कह सकते हैं कि जो गैर मराठी जो गुजराती है, वो मान लीजिए कि वो बीजेपी का वोटर है, उसमें कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। लेकिन ये दक्षिण भारतीय जो है वहां पर, और मुसलमान लगभग 20% है और 8 से 10% मतदाता है दक्षिण भारत के। सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, तो क्या मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा उस प्रकार जिस प्रकार मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिहार उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में यदि, ये अनुभव मैंने कई बार कहा भी है कि बिहार में यदि महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव नहीं लड़ी होती, संयुक्त नेतृत्व में गई होती, मल्टीपल फेसेज के साथ गई होती, तो शायद महागठबंधन की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि जब जब मुकाबला, मैंने कई बार चेताया था कांग्रेस पार्टी और बताया था ये बातें कि जब जब मुकाबला नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होगा बिहार में, नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे। ये बात सच हुआ या नहीं हुआ? ठीक है कि मेरा दिया गया आंकड़ा गलत साबित हुआ, चूंकि मैंने ये मानकर, मैं आंकड़े गलत साबित होने का एक कारण ये था कि चुनाव के दौरान ये नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए फ्रीबीज का इतना बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। और दूसरा, जीविका दीदियों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया NDA ने चुनाव आयोग के सहयोग से, उसका इतना प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करने में मुझसे भी चूक हुई थी, इसलिए आंकड़े उल्टा आ गए। लेकिन अंततोगत्वा जो ट्रेंड है वो क्या है? बिहार में मतदाता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जब जब मुकाबला होगा नीतीश कुमार को चुनते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए आप, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और MNS को क्या गैर मराठी जिन पर लगातार हमला करने का रिकॉर्ड रहा है MNS का, राज ठाकरे का, उसका वोट मिलेगा। और जब उस चक्की में जब कहा जाता है कि मतलब घुन भी पीसा जाता है गेहूं के साथ, जब एक ही चक्की में दोनों को पीस दिया जाता है, तो ठीक है, तो वो स्थिति क्या कांग्रेस के साथ नहीं होगी? इसीलिए मैंने कहा था कि राहुल गांधी का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। एक दूसरा, ये जो वोटर हैं 20% मुसलमान, 8 से 10% दक्षिण भारतीय और वो गैर मराठी वोटर जो लगातार कांग्रेस के साथ रहे हैं, इन सबको अगर आप जब जोड़ेंगे तो लगभग ये 40% का मतदाता वर्ग है। और आप याद कीजिए, जब शिवसेना से गठबंधन नहीं था, केवल कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था,
तब भी कभी भी क्या कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ का जो वोट का आंकड़ा था क्या कभी 40% से नीचे आया? नहीं आया। जब जब त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, जब जब त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ, जब एनसीपी और कांग्रेस अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, शिवसेना अलग लड़ी, चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी, तो कांग्रेस का नंबर क्या था? बीजेपी के बाद जिस चुनाव की बात मैं कर रहा हूं 2014 का विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी शिवसेना अलग लड़ी थी चुनाव, कांग्रेस और एनसीपी भी अलग लड़ी थी चुनाव, उसमें आंकड़ा क्या है? कौन है सबसे बड़ी पार्टी? बीजेपी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? कांग्रेस। लेकिन जब जब तालमेल में गठबंधन के अंदर कांग्रेस को सीटें लड़ने को कितनी मिलती है? अगर इस बार भी अगर हम बात करें अगर कांग्रेस गठबंधन में रहेगी, अगर महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती तो कांग्रेस को लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलती इन चारों के गठबंधन में? शिवसेना कहती कि भाई महाराष्ट्र मुंबई में जो है हमारा सबसे मजबूत आधार है, कांग्रेस से हम मजबूत हैं, दादागिरी होती। वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जब लड़ा गया तो उद्धव ठाकरे किन बातों पर अरे थे कि नहीं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, था या नहीं था? कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है तीनों दल में, इसीलिए इस बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए। नाना साहब पटोले का मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोकी। तो उसका नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ। इसलिए हुआ कि शिवसेना को नहीं पसंद करने वाले लोग जो थे उनका वोट कहां गया? जहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था वहां किसको मिला? वो वोट तो बर्बाद हुआ वहां। तो ये जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति के अंदर दो चीजें होती है, एक तो सीट निकालना होता है, दूसरा होता है अपने वोट बैंक को बचा कर रखना। अब बताइए, अगर लगातार कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन में ही चुनाव लड़े तो अगर इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती महाराष्ट्र में गठबंधन में लड़ने के लिए? 40 से 45। 40 से 45। परिणाम क्या होता? कितनी जीत पाती कांग्रेस? क्या पिछले बार की 31 जो कॉर्पोरेटर हैं वो संख्या कांग्रेस जीत पाती? नहीं जीत पाती। वैसे ही जैसे बिहार में, मान लीजिए बिहार में 2010 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ी थी। कितनी सीटें जीती थी कांग्रेस? 4 विधानसभा सीट जीती थी ना, अकेले लड़कर। इस बार कितनी जीती? 6। अगर मान लीजिए बिहार में कांग्रेस अकेले भी लड़ती तो कांग्रेस कम से कम 10 सीटें आराम से जीत सकती थी। इसलिए जीत सकती थी कि तेजस्वी यादव की लायबिलिटी कांग्रेस के ऊपर नहीं होती। तेजस्वी यादव के खिलाफ जो वोटर है, मैं बार बार कहता हूं, बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से ध्रुवीकरण होता है वैसे ही केवल बिहार में नहीं, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव संपन्न हुआ है उसका मैं उदाहरण ले रहा हूं, महाराष्ट्र में भी चुनाव में ध्रुवीकरण होता है। जैसे बिहार में ध्रुवीकरण 3 स्तर पर होता है, समाज के 3 समूह के बीच होता है ध्रुवीकरण। उसमें पहला होता है 90 में शुरुआत हुई सवर्णों के खिलाफ, उसके बाद 90 में ही शुरुआत हुई मुसलमानों के खिलाफ, और 2000 के बाद जब नीतीश कुमार मजबूत होने लगे तो नीतीश कुमार के उदय के बाद यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ। वैसे ही महाराष्ट्र में क्या ये ध्रुवीकरण नहीं होता? मराठाओं के खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं होता है क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में? मराठाओं, इस बार जो बीजेपी को की जो विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, उसके पीछे कारण क्या था? मराठा और वो जांगरे जो आमरण अनशन पर बैठे थे चुनाव से पहले, उसका परिणाम क्या हुआ? जितने भी गैर मराठी वोटर थे, गैर मराठी और गैर मुसलमान वोटर, ये सब बीजेपी के और एनडीए के साथ जो है, जिसे क्या महाविकास युति कहा गया, वहां उसके समर्थन में आ गए। तो मराठाओं के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ वहां ध्रुवीकरण हुआ। शिवसेना क्या ध्रुवीकरण कराती थी? शिवसेना ध्रुवीकरण कराती थी वहां पर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ। एमएनएस क्या ध्रुवीकरण कराती है वहां पर? उत्तर भारतीयों के खिलाफ। तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें कांग्रेस की पहचान क्या रही? कांग्रेस की पहचान आजादी के बाद से अब तक एक मध्य मार्गी राजनीतिक दल का रहा, जिसको कम या अधिक समाज के हर वर्ग का समर्थन मिलता रहा। कांग्रेस
एक सर्वसमावेशी जाति और वर्ग के आधार पर आप कह सकते हैं कांग्रेस की राजनीति रही। कांग्रेस ने मराठा को भी मुख्यमंत्री बनाया तो गैर मराठा को भी बनाया, और मुसलमान एयर अंतुले को भी मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का। सच है या नहीं है? तो कांग्रेस की जो राजनीति है वो सर्व समावेशी राजनीति है, सभी समाज की राजनीति है, मध्य मार्ग की राजनीति है, एक्सट्रीमिस्ट अतिवाद की राजनीति नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति है, जो मैंने कहा आपको कि गैर मराठावाद, मराठावाद, गैर मराठावाद, गैर मुस्लिमवाद, इस राजनीति के चक्रव्यूह में ही कांग्रेस महाराष्ट्र में भी पिसती जा रही है। और दिन प्रतिदिन कांग्रेस महाराष्ट्र में भी इस गठबंधन की राजनीति, उसमें भी जब से शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ तब से, ये देखिए गठबंधन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। मतलब एक प्राकृतिक होता है, दूसरा अप्राकृतिक होता है। तो कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन अप्राकृतिक गठबंधन रहा। अब कांग्रेस और एमएनएस का गठबंधन अगर हो जाए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे का कांग्रेस के साथ, तो अब बताइए कि यह कैसा गठबंधन होगा और उस पर मतदाताओं का कितना भरोसा होगा। और क्या जहां जहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी वहां वहां कांग्रेस के जो समर्थक हैं, विशेषकर मुंबई में की बात में बताऊं, जो गैर मराठी हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारतीयों में कांग्रेस का लगातार प्रभाव रहा है महाराष्ट्र में, चाहे वो बिहार मूल के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश मूल के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हो। गैर मराठियों में कांग्रेस का आधार रहा है। क्या एमएनएस के आने के बाद वो गैर मराठी मतदाता विकल्प नहीं ढूंढेंगे? क्या वो फिर बीजेपी के साथ वैसे ही नहीं चले जाएंगे जैसे बिहार में, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब उत्तर प्रदेश में पहले हुआ, मैंने बताया था आपको 93-94 में ही हो गया, और बिहार में 97 में, जब कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव को समर्थन दिया, तो कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक था सवर्ण का, सबसे पहले भाग गया, कांग्रेस को छोड़कर भाग गया ना। कांग्रेस का अपना वोटर वो भाग गया, छोड़कर बीजेपी के साथ चला गया। कांग्रेस का दलित वोट बैंक पहले शुरुआत में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ आया, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के जाति के लोगों ने जब अपनी दबंगता दिखाई, तो उससे प्रभावित होकर जो दलित समाज था, जो महादलित था, जो अति पिछड़ा था, वो कहां गया भागकर? वो भागकर चला गया नीतीश कुमार के साथ, वो भागकर चला गया रामविलास पासवान के साथ, वो भागकर चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में। क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि कांग्रेस लालू यादव के साथ थी, और लालू यादव के साथ होने का मतलब था, बिहार में क्या होता है, मुस्लिम और के खिलाफ जो ध्रुवीकरण के साथ साथ यादवों के खिलाफ भी ध्रुवीकरण होता है। तो कांग्रेस को गैर यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो भी वोट का आधार था, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, कांग्रेस का परमानेंट वोट बैंक रहा था बिहार में। जगजीवन राम बड़े नेता, मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, क्या फायदा हुआ कांग्रेस को? क्या वो रविदास समाज के लोग कांग्रेस के वोटर बने? नहीं बने। क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ था। उत्तर प्रदेश के दलित, जो एक जमाने में मायावती के उदय से पहले और मायावती के उदय के बाद भी दलितों का एक वर्ग ऐसा था जो कांग्रेस में अपना, कांग्रेस के अंदर एक तरह से वो अपना जगह रखता था। लेकिन अखिलेश यादव के सामने समर्पण के बाद, आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ये शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट और जो दलितों के और अन्य जातियों के बीच जो विवाद हुआ, उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग कन्विक्टेड थे? सबसे ज्यादा यादव जाति के लोग थे। यह सच्चाई है। तो जब आपका गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन नहीं होगा, तो आपके जो पुराने वोटर हैं वो कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं तो विकल्प ढूंढेगा ना। तो ये उत्तर भारतीय जो हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस के साथ कैसे रह पाते, ये बताइए मुझे। और ये वोटर लगभग 40% का है उत्तर मुंबई में भी। मैंने बताया 20% मुसलमान, 7-8% साउथ इंडियन और 10 से 12% जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं। क्या उस गठबंधन के साथ रहेंगे जिस गठबंधन में एमएनएस होगा, जिस गठबंधन में उद्धव ठाकरे होंगे? विशेषकर एमएनएस जिस गठबंधन में रहेगा, नहीं रहेगा।
कांग्रेस को एक्सट्रीमिज्म को पसंद करने वाले के खिलाफ ही वोट मिलता रहा है। शिवसेना के खिलाफ ही कांग्रेस की ताकत रही है। एमएनएस जैसी ताकतों के खिलाफ ही कांग्रेस की ताकत रही है महाराष्ट्र और मुंबई में। इसीलिए कांग्रेस के पास गठबंधन तोड़ने के अलावे महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में, कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए कई राजनीतिक विश्लेषक, कई पॉलिटिकल पंडित जब ये कहते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो मेरा सवाल ये बताइए कि बीजेपी को फायदा होगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कांग्रेस समाप्त हो जाए? क्या कोई भी क्षेत्रीय दल बीजेपी को दिल्ली में रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। आज तक का इतिहास है क्या? बीजेपी को रोकते रोकते कांग्रेस भी कमजोर हो गई। कोई क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोक सकता है क्या? नहीं। आज मैं बताऊं, आपको दावे से बता रहा हूं एक बात, ठीक है? अगर आज मुसलमान बिहार का और उत्तर प्रदेश का, अगर आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद कर दे, तो आपको नहीं लगता कि आरजेडी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव बीजेपी के साथ जा सकते हैं? अभी लालू प्रसाद यादव के एक पुत्र तेज प्रताप यादव का बयान आपने सुना है? क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चमत्कारी नेता है। क्या जब तेज प्रताप यादव कह सकते हैं तो कभी तेजस्वी यादव नहीं कह सकते क्या? मुलायम सिंह यादव का बयान सुना था आपने संसद में? अंतिम बयान जो था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, मुलायम सिंह यादव का क्या कहा था? दोबारा जीत कर आइए, आशीर्वाद दिया था नरेंद्र मोदी को मुलायम सिंह यादव ने, और उसी का एहसान नरेंद्र मोदी ने चुकाया था उनको पद्म विभूषण देकर। सच है या गलत है? इसीलिए कांग्रेस को इस देश की राजनीति में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बराबर की शक्ति वाला बने रहने के लिए कांग्रेस को आज न कल खतरा उठाना होगा। कांग्रेस को बीजेपी को रोकने की राजनीति नहीं, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने की राजनीति करनी पड़ेगी, और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कहा जाता है बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कांग्रेस के पास मुंबई में आज खोने को है क्या, बताइए? अगर कांग्रेस गठबंधन में भी लड़ेगी, कांग्रेस को 50 सीटें मिलेगी मैक्सिमम लड़ने के लिए, कांग्रेस 25 सीटें जीत भी जाती है, तो क्या मुंबई का मेयर कांग्रेस का बनेगा? नहीं बनेगा, शिवसेना का बनेगा। तो फिर कांग्रेस को मिलेगा क्या? इसीलिए कहा जाता है, मैंने कहा कांग्रेस डज नॉट हैव एनीथिंग टू लूज इन महाराष्ट्र, रादर इट हैज टू गेन ओनली। केवल कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए क्या है? पाने के लिए यह है कि ये एमएनएस जैसी पार्टियां लगातार अगर असफलता मिलेगी तो इनका दुकान बंद हो सकता है, इनका आधार कमजोर होगा। इनका आधार कमजोर होगा तो फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी देश भर के अंदर कौन सी पार्टी है? एकमात्र कांग्रेस है। तो फिर रास्ता क्या है? सोचकर बताइएगा आप लोग भी, ठीक है? मैं केवल और केवल किसी खास मकसद से अपना वीडियो नहीं बनाता। मैं राजनीति को केवल और केवल दल के नीति, दल का नियत, दल के नेतृत्व और उसकी संभावनाओं को गुण और दोष के आधार पर देखकर ही वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।